मनोज जी, म्यूट योरसेल्फ। मनोज, अपने आप को म्यूट करें। सो गाइज, माफ़ी चाहता हूँ, मैं 2-3 दिन से नहीं आ सका। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, उसी की वजह से ये रीज़न रहा। लेकिन कोशिश रहेगी कि अभी कॉन्टिन्यूस आपके साथ लेक्चर्स में अवेलेबल रहें। सो सबसे पहले गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इज दैट आई एम ऑडिबल इन ऑनलाइन? ओके, चलिए। सो इसी के साथ गाइज आपका जो क्रॉप्स का चार्ट था वो हमने अपलोड कर दिया है। होप सो आपने देख लिया होगा उस चार्ट को, है ना। वो चार्ट आपके लिए अवेलेबल करवा दिया गया है और प्लीज़ वहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। मेहनत करना आपका काम है, हमने आपको प्रोवाइड करवाने का काम जो है वो हम कर चुके हैं, है ना। अब देखिए, इतना कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवाया गया है, डेफिनेटली मेहनत तो लगी है। एक दिन का काम तो आपके लिए है नहीं, है ना, आपका है। तो ये समझ के चलिए। अब देखिए, अप्रोक्सीमेटली 29 क्रॉप्स को कवर किया गया है और 27 से 28 पैरामीटर्स को हमने यहाँ पर जो है प्रोवाइड करवाने का काम किया है। तो इनको पढ़िए, मेहनत करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कुछ बनना तो डेफिनेटली पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन अगर कुछ करना ही नहीं चाहते हो तो फिर कोई मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। पहला तो ये रहा। दूसरा आपके लिए करंट अफेयर। करंट अफेयर समराइज फॉर्म में आपके पास आ चुका है ना। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसके पास करंट अफेयर समराइज फॉर्म में नहीं है। कल ही हमने इसको अपलोड कर दिया था, ठीक है। अगर इसको आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है, तो डेफिनेटली आपको मिल गया होगा कि क्या है इसके अंदर, है ना। ये समराइज्ड है, पूरा का पूरा समराइज्ड है। 50 से आपके 52 पेजेस हैं अप्रोक्सीमेटली। और इस 52 पेजेस के अंदर कोशिश की है कि जितनी भी स्कीम है उनको कवर किया जा सके, जो कि आपकी क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ आपका अगर हम देखें तो जो हॉर्टिकल्चर की सब्सिडीज़ हैं और जो आपकी नॉर्मल सब्सिडीज़ हैं, उनको मैं कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर आपका उन दोनों सब्सिडीज़ को आपको बता सकूँ कि जिसमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए यहाँ पर आ सके। अभी जो पिछले दिनों में जो लेक्चर्स हुए थे उनमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या दिक्कत आ रही है कहीं भी, है ना, तो वो ज़रूर बताइएगा। बाकी ये समराइज्ड आपका सिनेरियो। और प्लीज़ इसमें ना बहुत सारे बच्चे अब क्या करेंगे, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। क्योंकि कई बच्चों ने क्या किया हुआ है ना, वो 100-100 रुपए में जो बेचते होते हैं ना, क्या कहते हैं, रेडी पे बैठे होते हैं, तो वो हालात लोगों की हुई पड़ी है। और वही हालात लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को परचेज करके और फिर मेरे को फ़ोन करते हैं। फिर फ़ोन करके क्या बोलते हैं कि सर आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सब्सिडी जो है वो आपकी कितनी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वो कितनी हो चुकी है, 150 से अबव जा चुकी है। मेरे को एक बात बताओ, ये आरबीआई की गाइडलाइन कब आने लग गई एग्रीकल्चर के लिए? हाँ, आरबीआई क्या करता है, कुछ रिकमेंड्स करता है। गाइडलाइन क्या होती है? आरबीआई ने कुछ रिसर्च किया होगा, आरबीआई ने अपने अकॉर्डिंग किया होगा, उन्होंने दे दिया। लेकिन आरबीआई की क्रॉपिंग इंटेंसिटी को कब एग्रीकल्चर मानने लग गया? यहां पर एग्रीकल्चर जब तक आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं प्रोवाइड करवाएगा कोई डेटा, तब तक कैसे मान लोगे आप लोग? समझ में आ रहा है? हाँ, आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मैं मानता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। लेकिन मेन जो यहाँ पर एग्रीकल्चर में जो वर्क करेगा, या तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वर्क करेगा या आईसीआर वर्क करेगा। तब आप लोग थोड़ा बहुत सोच सकते हो, है ना। तो जो 100-100 रुपए की आपकी कहते हैं ना, जो मैगजीन्स लोग बांटते फिरते हैं, उनको समझिए क्या रीजन है ना, उसमें है क्या, ये भी तो देखिए। पहली बात तो, और दूसरी बात, ये मतलब बहस करने का टाइम नहीं है, क्योंकि रीजन क्या है, अब तुम्हारा क्रिटिकल टाइम है। मैं आपको पिछले सोच के देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि 2 रात बिना सोए बिना कुछ किए मैंने इनको निकाला है, ठीक है। और ये ऐसे ही नहीं निकाला है, आपको पता होना चाहिए। एक इंडिया एग्री, अगर आप अभी जाकर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। इंडिया, सॉरी, एग्रोस्टेट के नाम से एक वेबसाइट है, जहां पे 25,000 का आपका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तब जाके आपको वहां पर जो है एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज आप एक लाइन भी नहीं पढ़ सकते वहां से, ठीक है। और वो जो सब्सक्रिप्शन होता है मोस्टली बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के पास होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के पास होता है। भगवान की दया से हमारे पास, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने परचेज कर रखा है, झूठ बोलना अपने बस की बात नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर इन सभी रिपोर्ट्स को, इन सभी चीज़ों को आपकी उसी
वेबसाइट से निकाला हुआ है, क्योंकि रीजन क्या है, जिनके पास सब्सक्रिप्शन है, यूनिवर्सिटीज के पास सब्सक्रिप्शन होता है और यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर जो होते हैं उनके पास ये चीज होती है। तो भगवान की दया से वो प्रोफेसर जानकार हैं और उन्हीं के डेटा को हमने यहाँ पर क्या किया है, कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करवाने का काम किया है। तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। कोशिश रहेगी कि इसको दोबारा पढ़कर अगर कोई गलती है तो निकाल सकें। हाँ, आपको लगता है कि इस प्रकार से कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, आपने कोई रिपोर्ट पढ़ी है तो बताइए, अदरवाइज मुझे वो कहते हैं ना कि सड़क छाप 100 रुपए वाली मैगजीन को लेकर मुझे डिस्क्रिप्शन मत दीजिए कि सर ये रहा। ठीक है, मैं जानता हूं कि क्या हुआ है, तो प्लीज आप ये चीज ध्यान रखेंगे और मेरे पास उन रिपोर्ट्स को लेकर नहीं आएंगे, उनका मुझे हवाला नहीं दोगे कि सर वहां पे ये है। उनका क्या है मुझे नहीं पता, उन्होंने क्या किया हुआ है आई डोंट नो। मैं जानता हूं कि मैंने क्या किया हुआ, क्योंकि ये किसी दूसरे का काम नहीं है, ये मेरा खुद का काम है। मैं किसी को यहां पर ब्लेम नहीं करूंगा कि टेक्निकल पर्सन ने गलती की, किसी और ने गलती की, क्योंकि ये एक एक चीज मेरी खुद की बनाई हुई है, एक एक लाइन मेरी खुद की बनाई हुई है, मैगजीन का एक एक सिंगल लाइन मेरी लिखी हुई है। यहां पर समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो इसमें किसी का भी कोई रोल नहीं है, अगर गलती है तो भी मेरी है और सही किया है तो भी मैंने किया है। समझ में आ रहा है? यहां पर गलती की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं और सही करने की जिम्मेदारी भी कौन ले रहा है? मैं ही ले रहा हूं। तो यहां पर आप लोग मुझे ये नहीं कहोगे कि सर ये गलती यहां से इस प्रकार से। देखो, केवीके भी आपका दिसंबर 2021 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये आपका 722 है, अभी भी 722 ही। अगर आप लोग देखोगे वेबसाइट पे जाके 723 नहीं हुआ है, तो 722 ही रहेगा ये डेटा। समझ में आ गया? उसके बाद जो भी आपको मिलेगा, अब मैं आपको मेन बताता हूं किस किस में गलतियां आपको देखने को मिलेगी। अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर आपको गलती देखने को मिलेगी, क्योंकि अब वही बात है, आप आरबीआई की गाइडलाइन पढ़ोगे, है ना? अभी आज तक तो कभी पढ़ी नहीं है, अभी पढ़ने स्टार्ट करोगे आरबीआई की गाइडलाइन को। ठीक है, ये रहा। दूसरी गलती आपको आप निकालोगे कहां पर? इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे अभी आए नहीं है, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट को पढ़ना स्टार्ट करोगे आप लेके आओगे। उससे अच्छा है कि मैं बाद में दुखी हूं, अभी दुखी हो लेता हूं 5 मिनट। 2 मिनट सुन लो यार प्लीज। जिसके बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले। फर्टिलाइजर का डेटा है, अभी देखना एक बार कहाँ पे है। मोना, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। यहाँ कहाँ है? कहाँ पे? अरे ऐसे फर्टिलाइजर नहीं, फर्टिलाइजर जो है स्टेट वाइज रैंक होगा। ये रहा। अब देखो, जब आप लोग पढ़ोगे ना, पर हेक्टेयर कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, ये अब क्या है, लोगों ने 2018-19 का डेटा दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग वो गलत है ना? प्लीज एक बार 19-20 के डेटा को आपको पढ़ना है, ये आप ध्यान रखिए। पर हेक्टेयर कंजप्शन जो है, अभी बिहार आगे है, पहले तेलंगाना आगे था, है ना? ये प्लीज इस चीज को देखना कि 2019-20 का डेटा है, ये आपका कब का है? 2019-20 का, 2018-19 का डेटा नहीं है। तो प्लीज इसको ध्यान रखना कि आपका डेटा कब का है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सको, स्टडी कर सको। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्योंकि ये बहुत बार बहुत सारे बच्चे गलतियां करेंगे, अभी अभी आएंगे फिर बोलेंगे कि सर ये वहां पे ये दे रखा है, वहां पे ये दे रखा है। तो प्लीज रिपोर्ट को जरूर देखना कि कब का डेटा है आपके पास। समझ में आ गया? बाकी तो सारा कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ोगे पता लग जाएगा, है ना? थोड़ा सा मेहनत करिए, हो जाएगा कल्याण। कुछ मैं कर चुका हूं, अब कुछ आप कर लीजिए। ठीक है, और दिन रात ना सोने से कुछ नहीं होने वाला ऐसा कि आप मरने वाले तो नहीं हो। कम से कम पढ़कर कुछ सिलेक्शन ले सकते हो। हाँ जी, प्रिंट तो नहीं निकाल पाओगे, माफी चाहता हूँ इसके लिए तो।
लैपटॉप में एक्सेस दे सकता हूं पढ़ने के लिए। लैपटॉप में एक्सेस मिल जाएगा। जिसको लैपटॉप में एक्सेस चाहिए, आप एक काम करिए, सभी लोग अपनी जीमेल आईडी इस पर आप लोग क्या कर दीजिए, अपनी जीमेल आईडी सेंड कर दीजिए। ठीक है, डेफिनेटली आपको एक्सेस जो है वो मिल जाएगा। ऑफलाइन वाले नहीं मांगेंगे, ऑनलाइन वाले केवल। आप मत लिखिए, आपको केवल प्रिंट आउट मिल सकता है। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जो भी ये सेंड करेगा ना, इसके ऊपर अपनी रिसिप्ट जरूर सेंड करना। किस नाम से आपका अकाउंट है ये भी सेंड करना। ऑनलाइन में आपको अकाउंट किस नाम से मिला हुआ है ये भी आप सेंड करोगे, क्योंकि ऐसा है ना कि फिर बहुत सारे बच्चे वो दयावान होते हैं, दयालु होते हैं, और कुछ बच्चे मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर हम किसी को नहीं बताएंगे। देखो, हर फ्रेंड का एक फ्रेंड होता है, और मैं थोड़ी सी एक गलत आदत लेके बैठा हुआ हूँ मुंह पे बोलने की, है ना। मैं बच्चों का विश्वास नहीं करता हूँ, तुम्हारा विश्वास किसी भी हालात में नहीं करूंगा, क्योंकि तुम अपने माता पिता के नहीं हुए तो मेरे कैसे हो सकते हो, है ना। उन्होंने आपको पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, पढ़ने के लिए अपना लगाया हुआ है मेहनत के लिए, आप उनका उस चीज का टाइम वेस्ट करते हो, तो अपने पेरेंट्स के तो नहीं हुए तुम, और डेफिनेटली मेरे तो किसी हालात में नहीं हो सकते जब उनके नहीं हुए। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो आप इतनी तो मतलब मेरे पे मत दया करना कि मेरे ऊपर मतलब एक अच्छा सा, सर आपकी बिलीव है हमें, है ना। ऐसे मैसेज बड़े मतलब अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, सर आप तो भगवान हो हमारे लिए। मतलब मैं नहीं हूं, मैं तो समझ लेना कुछ और ही हूं, भगवान भगवान नहीं हूं। मेरे को मत भेजना ऐसे रिपोर्ट्स, सिर्फ प्रिंट आउट निकालने के लिए दीजिए, क्योंकि मेहनत की हुई है। आप 2 दिन में उड़ाकर इसको भेज दोगे किसी को, भाई मैं नहीं इतना रिस्क ले सकता, माफी चाहता हूं इसके लिए। ठीक है, आपने जो किया बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कोई नहीं करता होता किसी के लिए, आप ही कर सकते हो, है ना। आपका दिल बड़ा है थोड़ा सा, है ना, कि आप मेरी रिपोर्ट को शेयर नहीं करोगे किसी के साथ। इतना बड़ा दिल रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए अब आपको अगर आज के टेस्ट से कोई डाउट है तो मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे उनको जरूर बताएं, मैं आपको डाउट को जरूर सोल्व आउट करूंगा डेफिनेटली। जल्दी बोलिए, आज से पहले अगर कोई डाउट है आपका ऑनलाइन में ऑफलाइन में किसी भी प्रकार का, केवल आज के डाउट को छोड़कर, आज वाला तो डाउट आपको क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन आज से पहले अगर किसी का वो है तो आप जरूर बताएं उसको। हाँ जी, फोटो, हाँ बोलिए क्या होता है फोटोसिंथेसिस? समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे पहले तो। हाँ बेटा बोलिए। देखो, पैथोलॉजी का ऐसा है कि आपका प्रोवाइड करवाने को लेक्चर तो दे दें, लेकिन समय कहाँ है। बाकी फिर भी देखता हूँ, एक बार पैथोलॉजी के क्वेश्चंस आपके टेस्ट सीरीज में दे दिए जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उसके बाद उसका डिस्कशन कर दिया जाएगा। ठीक है, और बोलिए। सोयल साइंस तो बहुत बार कर चुका हूँ, उससे तो मैं खुद दुखी हो चुका हूँ करते करते। हाँ जी बोलिए। हम्म, वो पढ़ने का भी टाइम नहीं है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ें और बहुत हैं। मैं समझ गया तेरी बात, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि उसको अभी पीसीआर बेस्ड मार्कर, पीसीआर बेस्ड मार्कर में क्या दिक्कत है बताइए? उसको डिस्कशन करने का तो कोई टाइम नहीं है अभी।
क्योंकि वो बहुत लंबे हैं। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रशियन नोमेनक्लेचर सैलाइन सॉइल आर कॉल्ड 1% सॉल्यूशन इज इक्वलेंट टू। यार मुझे एक बात है, ये रशियन नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग या फिर इन चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में कहाँ है कि रशियन नोमेनक्लेचर बताइए या फिर कुछ और ऐसा बताइए। ये क्वेश्चन किसने पूछा है? स्वाति। हाँ सर, टेस्ट में एक टेस्ट में सोलन क्या लिखा है और सोलन एक्स लिखा है, तो जिसमें कंफ्यूजन है ना सर, उसके पूछो। कैसे कैसे दोबारा बोलना? अरे यार सुनो ना एक मिनट पहले। हाँ जी। टेस्ट में सर एक टेस्ट में सोलन ड्रॉप लिखा है, अकॉर्डिंग टू रशियन नोमेनक्लेचर सलाइन सॉइल को सोलन ड्रॉप बोलते हैं, और एक दूसरे टेस्ट में सोलन एक्स बोला है। तो कुछ दो तीन क्वेश्चन है सर जो ये दोनों तो सेम ही नाम होते हैं, सेम के। मैंने आपको लिखवाया ऑलरेडी, एक चीज के अंदर लिखवाया था। किस में लिखवाया था? नहीं, आपको लिखवाए नहीं हुए क्या ये चीज? आपने नोट्स पढ़े हैं बेटा? नहीं पढ़े? एक बार पढ़ो जाके, पढ़ोगे तो ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। और जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन पूछना है ऑन योर वीडियो, अगर आपकी वीडियो ऑन नहीं होगी, आपने 1 मिनट के लिए वीडियो ऑन की, तो आपको नहीं यहां पर आंसर किया जाएगा। अगर आपका वीडियो ऑन रहेगा तभी आपको आंसर मिलेगा। चलिए, तो मतलब पहले तो आपके कोई डाउट नहीं है, आपके अभी डाउट स्टार्ट होंगे। इससे अच्छा है कि मैं आज के डाउट्स को आपको यहाँ पर ले ही लूँ, इनको सोल्व आउट आपको करवा ही दूँ। करूँगा मेरे भाई, तेरे डाउट्स के मैंने देख कैटाबॉलिक और उसको तो मैं फोटोसिंथेसिस को किसी भी हालात में नहीं क्लियर करूँगा, क्योंकि वो अभी टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, आज के टेस्ट में ही क्वेश्चन है वो। अच्छा, कल वाले में आया था। ओके, देखो कल का एक डाउट था, कल का एक क्वेश्चन था आप लोगों के लिए कि सर जो ड्रिप इरिगेशन होता है उसको आप किस सॉइल में प्रेफरेंस करते हो? तो आंसर क्या है आपका? देखो डियर, क्या होता है, जो सैलाइन सॉइल में आपका मेनली देखा जाए तो सॉल्ट है, वो आपकी सॉइल में क्या करते हैं, ऊपर सरफेस के ऊपर आके, और उस कंडीशन में वहां पर देखो, आपको एक दिन मैंने पहले ही बताया था, खासकर ड्रिप इरिगेशन कहाँ यूज करोगे? जहां पर पानी ज्यादा है या पर जहां पर पानी कम है? कम है। अच्छा, अब जरा एक बात बताओ, आपको एक दिन पहले मैंने बताया था कि जब आपका पानी कहीं भी एक्सेस हो जाता है, पानी कहीं भी ज्यादा अमाउंट में चला जाता है, तो उस केस में क्या होता है, पानी ज्यादा होने के केस में, या फिर पानी जब फील्ड में अप्लाई करवा दोगे इरिगेशन की फॉर्म में, तब आपका कैपिलरी एक्शन के साथ जो आपका सोल्ट होगा वो अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा। और जब अर्थ के सरफेस पे सोल्ट आ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होने वाला है कि जो आपका क्रॉप है वो खराब हो जाएगी। लेकिन ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, पानी केवल आप रूट जोन में ही अप्लाई करवाते हो, तो पानी की उपलब्धता को, मतलब आपको वाटर तो एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ये तो डेफिनेट है। अगर वाटर एप्लीकेशन नहीं किया तो प्लांट आपका क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो इसलिए सैलाइन सोइल में आपका सोल्ट जो है वो सरफेस के ऊपर ना आए, इससे बचने के लिए हम मेनली क्या करते हैं, आपका यहां पर सैलाइन सोइल में ड्रिप इरिगेशन को फॉलो करते हैं, जिससे
वाटर केवल वहीं पर आपका प्रोवाइड करवाया जाए, बाकी एक्सेस जगह पर वाटर ना जाए, और एक्सेस जगह पर वाटर गया तो आपका कैपिलरी एक्शन के साथ वाटर जो आपका सोल्ट जो होगा वो सरफेस के ऊपर आएगा। अब क्वेश्चन यहां पर ये रेज हो सकता है कि सर ऐसे तो अगर हम पानी प्रोवाइड करवाएंगे, क्लॉगिंग तो फिर हर एक में होगी, क्लॉगिंग किस में नहीं होगी? तो किस में नहीं होगी? जो तीनों सॉल्ट की कंडीशन दी हुई थी उसमें किस में क्लॉगिंग नहीं होगी? हाँ तो मोस्ट प्रोबेबल इनमें से किस में होता है? तो सेलाइन में होता है। मैंने रीजन बता दिया, क्लॉगिंग तो सभी में होगी, क्लॉगिंग क्यों नहीं होगी बताओ? जो आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वो तो क्लॉगिंग करने का काम करेगा। आपका सोल्ट है वो क्लॉगिंग करने का काम करेगा। मिनरल कहीं भी ज्यादा होंगे तो क्लॉगिंग करने का काम करेंगे। लेकिन रीजन क्या है कि आप सेलाइन में क्यों फॉलो करते हो, उसका कारण क्या है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी अगर आप जाकर देखोगे तो यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, 2015 या 16 की बात है। उससे पहले ये क्वेश्चन आपका राजस्थान के ही आपके डब्ल्यू के एग्जाम में आपका आया हुआ है, ठीक है? तो इसके रीजन क्या है वो चीज बहुत जरूरी है। उससे पहले आपके आईसीआर के जो पीजी का एग्जाम है उसमें भी ये पूछा गया था, ठीक है? तो किसी चीज का रीजन होता है, क्लॉगिंग करेगा ऐसे तो बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है कि जिसकी वजह से हम कुछ कर ही नहीं सकते। मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूं, आज प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, बहुत अब मान के चलिए आप अगर किसी भी मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ भी बोलते हो तो आप लोग क्या हो? देशद्रोही हो। समझ में आ गया? तो ऐसे तो अगर आपने बोलना बंद कर दिया तो एक दिन क्या आएगा, हो तो आपको कैप्चर कर लेंगे, तो फिर आप बोलना बंद कर दोगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? आपको तो बोलना पड़ेगा ना, एक टाइम के ऊपर आना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो समझना इस बात को है कि आप क्या करना चाहते हो, यहां पर मोस्ट प्रेफरेबल सिचुएशन क्या है उसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए, तो पहला क्वेश्चन था कीनू इज ए क्रॉस बिटवीन, कीनू किस किस का क्रॉस है? तो देखो भाई, कीनू जो है आपका ये यहां पर ये दिया गया था और ये दिया गया था। अब देखो यहां पर क्या अक्षय आया हुआ है, अक्षय शिंपी? एक बात बता, तुझे कौन सी जल्दी रहती है पेपर देने की? 15 मिनट में पेपर देके तू किस गली में जा रहा था? मतलब फिर मैं क्या बोलूंगा किसी को? शर्म आ रही है तेरे को? तो इस क्वेश्चन को गलत करके आया है क्यों? मेरे को एक बात, आप 40 मिनट तेरे को 45 मिनट दिए गए हैं, 45 मिनट क्यों नहीं दे रहा तू पेपर के ऊपर? मैंने क्या बोला? 45 मिनट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू, देन एक लड़की और है, एक मिनट, मैंने जिसको देखा था, मैं सभी को सही बोल रहा हूं कि आप कम से कम अगर अपना टाइम नहीं दे सकते हो तो टेस्ट मत दीजिए, फिर टेस्ट आपके लिए नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि टेस्ट आसान है, टेस्ट डिफिकल्ट है, लेकिन अपनी औकात देखो कि इतना आसान था तो तुमने 60 में से 60 क्यों नहीं लिए? अगर इतना ही आसान था तो 60 में से 60 क्यों नहीं लिए? तू 16 मिनट में पेपर देके कहां जा रहा होता है? एक दिन पहले ही मैंने समझाया था कि यहां पर बैठकर, लास्ट बार बोल रहा हूं, जो 45 मिनट अपने एग्जाम को देगा वही मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन पूछने का हक आपको नहीं है। गॉट इट? अगर किसी भी बच्चे ने 45 मिनट दिए हुए होंगे वही मेरे से क्वेश्चन पूछना, अदरवाइज आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछोगे मेरे से। गॉट द पॉइंट? आपको समझ में आया? सभी को आया नहीं आया इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप मुझे 45 मिनट यहां पर दोगे तभी आप क्वेश्चंस पूछोगे, अदरवाइज आप लोग क्वेश्चंस नहीं पूछोगे। सिंपल सा फंडा है। यहां पे मेहनत करो, पहले उसके लिए डिस्क्रिप्शन निकालो, कुछ नई चीजें निकालो, अब उसके बाद आप लोग यहां पर आकर क्या करते हो? 1 मिनट दिया सर टेस्ट हो गया हमारा। तो एग्जाम में भी ऐसे ही कर देना तुम लोग। तुम्हें एक एक चीज समझाई जा रही है, तुम लोग गधे हो। विच वन इज ए नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट? नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होते हैं? जो क्लाइमेट को देखकर, मौसम को देखकर बदलते नहीं है। और क्लाइमेट्रिक कौन होते हैं? जो क्लाइमेट को देखकर, मौसम को देखकर बदल जाते हैं, जो बाद में पक जाते हैं।
एंड दोज फ्रूट विच विल नॉट राइप आफ्टर द हार्वेस्टिंग, है ना, तो वो आपके क्या होते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, इनको आप याद कर सकते हो, यहां से लिख सकते हो कि कौन से क्लाइमेट्रिक है, कौन से आपके नॉन क्लाइमेट्रिक है। कई बार बच्चे पूछते होते हैं जैसे मोस्टली इनके बारे में कि सर वाटरमेलन क्या है, तो वाटरमेलन आपका यहां पर क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक। कहां गया, कहीं है क्या, ये रहा। और मस्क मेलन क्या है आपका, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, समझ में आ गया, तो वो खरबूजा यही है ये। देखो, वाटर बेसिन, ब्रिज, पेरगोला, स्टोन लैंटीन, आइलैंड आर द फीचर ऑफ, कौन से गार्डन के एक फीचर है ये, जापानीज के हैं, मुगल के नहीं है। अक्षय, फिर वही बात है, तूने इसको गलत किया हुआ है, पढ़ा ही नहीं है एक बार भी। मुगल का क्या होता है, मुगल की बारादरी मेन एग्जांपल होता है, उसके अंदर टेरेसेस होते हैं बने हुए। पीपीटी पढ़ी है कभी, लेट वेराइटी ऑफ बेर। अब आपको पता है बेर के या फिर कोई भी क्रॉप होती है उसकी वेराइटीज के बारे में क्वेश्चंस आपके कई बार आ जाते होते हैं। तो यहाँ पर आपके अर्ली राइपनिंग, मिड सीजन, लेट राइपनिंग, इन वेराइटीज को कवर कर दिया है। प्लीज एक बार जरूर पढ़ लेना, क्या पता किस्मत में हो और यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए, है ना, पता नहीं होता, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो हम छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। देखो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट क्या होता है, जो सॉल्यूशन, एक जैसे मान के चलिए एक आपका क्या है, वाटर है, वाटर के अंदर आपने क्या डाल दिया, सोल्ट डाल दिया, ठीक है, तो सॉल्वेंट अपना प्रेशर एक एग्जर्ट करता है, ठीक है, और उधर से अपना, सॉल्वेंट तो नहीं बोलूंगा यहां पर क्योंकि डिफ्यूजन जो होता है दो आपके उसके चीजों के बीच में होता है। डिफ्यूजन आपको पता ना क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है जब आपका कोई भी गैस, लिक्विड या सॉलिड आपस में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो जैसे मान के चलिए आपका डिफ्यूजन हो रहा था एक पर्टिकुलर पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, तो जो सॉल्वेंट होता है वो एक प्रकार से उसके अंदर घुल सकता है, यस और नो। तो यहां पर क्या होता है, जो सॉल्वेंट प्रेशर एक्सर्ट करता है और उधर से जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है, उन दोनों के बीच में जो आपका डिफरेंस देखने को मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बोलते हैं। और वही हमारा क्या होता है, सक्शन, क्योंकि वही तो उसको हेल्प करेगा उसको सक करने में, समझ में आ गया। तो ये हमारा प्रेशर कौन सा होता है, सक्शन प्रेशर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन किसको इंप्रूव करता है, फर्टिलाइजेशन को इंप्रूव करता है या फिर फ्लावरिंग को इंप्रूव करता है। तो ये किसको इंप्रूव करेगा, फर्टिलाइजेशन को, किसको, फ्लावरिंग को। ऑफ द स्प्रिंग इज द इंडक्शन ऑफ ए प्लांट फ्लावरिंग प्रोसेस बाय एक्सपोजर टू प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड ऑफ वेदर। समझ में आ गया। चलिए इसी के साथ आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोपिंग, लूपिंग, लूपिंग जो होता है किसके लिए होता है, फोल्डर के लिए। फोल्डर्स में यूज करते हो नहीं करते हो, तो ये किसके मैनेजमेंट के लिए यूज करते हो इस टर्म को, फोल्डर मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट आपका है नेशनल बैम्बू मिशन वाज इनिशिएटेड इन द ईयर। नेशनल बैम्बू मिशन कब आपका इनिशिएट किया गया था, 2000, 2006, 2002, 2008 और 2000 आपका 4। तो 2006-7 में इसको आपका लाया गया था, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है उसके अंडर में आता है। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है आपका। और 2014-15 में इसको जो है इसके MIDS के अंडर में सब यूज़ किया गया था। रिस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन जो है कब स्टार्ट हुआ था, 2018-19 में स्टार्ट हुआ था। बैम्बू को आप अक्सर क्या बोलते हो, ग्रीन गोल्ड के नाम से जानते हो, जानते हो कि नहीं जानते हो। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके यहाँ से भी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन जो होगा वो पूछा जा सकता है। विच ट्री इज यूज्ड एज ए टिम्बर, ग्रीन मैन्योर एंड फायरवुड। कौन सा आपका ट्री है जो टिम्बर के लिए भी यूज होता है, ग्रीन मैन्योर के लिए भी यूज होता है और फायरवुड के लिए भी यूज होता है। तो इसमें से सिल्वर ओक जो है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि इन सभी के लिए क्या होता है, यूज किया जाता है। तो देखो ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो मिसलेनियस होते हैं। मिसलेनियस का मतलब जानते हो कि कोई पता नहीं होता, इसमें से कई बार क्वेश्चन उठकर आ जाता है और कई बार इसमें से क्वेश्चन से नहीं आता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस बार अगर आपका ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो उस समय आपको वहां पर
पता होना चाहिए। द स्टेट हैविंग हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया, हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया किसके अंडर में है? देखो यहां पर आपको पता होगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद ओडिशा में है, उसके बाद महाराष्ट्र में। आपकी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आपके अकाउंट में अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकते हो। दूसरी बात, वो तो अकाउंट में नहीं, वो प्रिंटेबल भी अवेलेबल है, वो आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर वो आपकी अवेलेबल है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है। वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। कहां है आपके? अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। कौन से? जो वेरी डेंस फॉरेस्ट होते हैं, डेंस फॉरेस्ट है ना, इसको हम बोलते हैं। चलिए इसी के बाद अगर हम बात करें, द सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम इन्वॉल्विंग ट्री कंबाइंड विद क्रॉप्स एंड एनिमल ऑन द सेम यूनिट ऑफ लैंड इज टर्म्ड एज, क्या बोला गया कि आपका सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम है जिसके अंदर ट्री को क्रॉप के साथ क्या किया गया है? कंबाइन किया गया है। एंड एनिमल ऑन द सेम यूनिट ऑफ लैंड, यानी कि ट्री, क्रॉप और एनिमल तीनों को यहां पर क्या किया गया है? एड ऑन किया गया है। उसको हम क्या बोलेंगे? क्या एग्रो फॉरेस्ट्री बोलेंगे, क्या सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट बोलेंगे, क्या सोशल फॉरेस्ट्री बोलेंगे, या फार्म फॉरेस्ट्री बोलेंगे, या फिर ऑल ऑफ दीज बोलेंगे? तो ये हमारा क्या होता है? एग्रो फॉरेस्ट्री, क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री का एक पार्ट है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं क्या है? एग्री सिल्वी पास्चर। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? तो ये हमारा किसका पार्ट होता है? एग्रो फॉरेस्ट्री का पार्ट होता है। समझ में आया? अगर यहां पर एग्री सिल्वी पास्चर होता तो हम आंसर क्या कर देते? इसको प्रेफरेंस देते। समझ में आ गया? क्योंकि ये इस एग्जैक्ट सिचुएशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन एरिया डिवॉइड ऑफ ट्री ग्रोथ एंड अदर वेजिटेशन आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया इज कॉल्ड एज। अब देखो अदर्स या फिर आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया की जब भी बात करोगे तो वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सोशल फॉरेस्ट्री, एक होता है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। यहां पर दोनों आंसर हो सकते थे ये अगर हम बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग। लेकिन याद रखना ये जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्ट दी हुई है। एक्चुअल में क्या है कि सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री आता है। मैंने क्या बोला? सोशल फॉरेस्ट्री के अंडर में एक्सटेंशन और फार्म फॉरेस्ट्री दोनों ही इसी के अंडर ही आता है, क्योंकि आपका आउटसाइड द जब फॉरेस्ट एरिया की बात करते हो उस समय हम वर्ड यूज करते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। आप लोग यहां पर सोशल फॉरेस्ट्री की एग्जैक्ट डेफिनेशन को पढ़िए। सोशल फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन क्या बोलती है? इट इज ए डिफाइंड एज फॉरेस्ट्री आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट विच प्राइमरली एम एट प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, यानी कि जो पीपल्स वहां पर आसपास में रहते हैं उनको गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करवाने का काम है उसके द्वारा किया जाता है। लेकिन फर्दर उसमें क्या बोला गया कि आपका इट इज ए प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन एरिया डिवॉइड ऑफ ट्री ग्रोथ, जहां पर ट्री ग्रोथ आपकी हो सकती है ना, अंदर वेजिटेशन सिचुएटेड इन प्लेस अवे फ्रॉम द कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द एरिया अंडर ट्री ग्रोथ। मतलब हमारा मेन टारगेट है ट्री के ग्रोथ को क्या करना? इंक्रीज करना, ट्री नंबर ऑफ ट्री को क्या करना? इंक्रीज करना। लेकिन एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री का ये वर्क होता है, लेकिन सोशल फॉरेस्ट्री का वर्क क्या होता है? गुड और सर्विस का फ्लो होना लोगों की भलाई के लिए, वो हमारा क्या होता है? सोशल फॉरेस्ट्री होता है। समझ में आ गया? और उसमें से हमारा एक पार्ट यहां पर क्या है? एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। तो जब भी आंसर कर रहे हो ये दोनों वर्ड में डिफरेंस जरूर देखना, तभी आप लोग क्या करोगे? दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे और आंसर कर पाओगे। अगर आप लोग इन डिफरेंस क्रिएट कर पाने में कामयाब हो पाए तो डेफिनेटली आंसर कर पाओगे, अदरवाइज आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बहुत बार आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, लेकिन कभी भी इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन नहीं देखा होगा। नहीं, क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमारी गलती रही, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो मेहनत इस प्रकार से नहीं करते हैं, हम केवल टाइम पास करते हैं ना, क्योंकि हमने पढ़ लिया। अब डिस्कशन समझ रहे हो? डिस्कशन क्यों इंपॉर्टेंट है? समझ में आ रही है ना? तो जो लोग 1-2 मिनट आते हैं ना, वो यहां पर कोई मेला नहीं लगा हुआ है, आ जाए फिर चले गए, आ जाए फिर चले गए, ऐसा नहीं है। प्लीज या तो चले जाइए या रह जाइए, क्योंकि आप जब रिफ्लेक्ट होते हो तो गुस्सा आता है मन में कि यार व्हाट द हेल इज डूइंग और शी इज डूइंग। ओके, हाँ जी, कुछ डिफरेंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं आएगा ट्रू और प्योर वाले में। कहाँ दे रखा है? कौन से में? आज दे रखा है, कोई पुराना कहीं होगा, हो सकता है, आज वाले में नहीं है। बी देखना इनमें। इलाइट इज डैश टाइप ऑफ मिनरल।
एलाइट जो है वो किस टाइप का मिनरल है, देखो 1:1, 2:1 ये डिफरेंस आपको अच्छे से बताया हुआ है। क्ले मिनरल के टाइप को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का आपस में जो आपका यहाँ पर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो किस रेशियो में है, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर आपका 1:1 या 2:1 या 2:1 टाइप बोलते हैं। तो इसमें केवल क्लोराइड एग्जाम्पल आएगा, बाकी इसका आंसर यहाँ पर क्या है 2:1 है। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज सल्फर कंटेंट इन अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट में सल्फर कंटेंट कितना होता है 24%। उसके बाद मैंने इसके रिलेटेड कुछ आपका कंटेंट प्रोवाइड करवाने का काम किया। न्यू यूरिया पॉलिसी जो है वो कब आई थी, 2015 में आई थी, ताकि हमारे इंडिया के अंदर हम सेल्फ जो हमारा यूरिया का प्रोडक्शन है उसको क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें। उसके बाद है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है वो कब से स्टार्ट हुई थी, अप्रैल 2010 से स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद है पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ सिटी कंपोस्ट, जो सिटी कंपोस्ट है उसको प्रमोशन करने के लिए पॉलिसी स्टार्ट की गई थी। इसका मतलब ये था कि 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था और 1500 रुपए असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाता है, किसके लिए, आपके प्रोडक्शन करने के लिए और कंजप्शन करने के लिए, किसके, सिटी कंपोस्ट को यहां पर प्रोडक्शन और कंजप्शन करने के लिए। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, तो उसके लिए ये पॉलिसी कब आई थी 2016 में, और कितने असिस्टेंस दी जाती है, 1500 रुपए दिए जाते हैं। तो एग्जाम में कभी भी पूछ सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो जब भी अगर आ जाए तो अब आपको घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया और कब आया था, तो ये आपके सामने है कब आया था और क्या हुआ था। उसके बाद आप लोग देखोगे तो यहां पर है रेशियो बिटवीन द वाटर स्टोरेज इन रूट जोन टू द वाटर डिलीवर्ड एट द फील्ड इज टेक्निकली कॉल्ड एज, क्या बोला गया कि जो आपका यहां पर वाटर रूट जोन में स्टोर हुआ था और वाटर जो आपके फील्ड के अंदर डिलीवर हुआ था, दोनों में आपका जो रेशियो है उस रेशियो को आप लोग क्या बोलते हो, तो ये हमारा क्या होता है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होता है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी का मतलब जानते हो, इसका मतलब ये होता है कि फील्ड में जितना पानी दिया गया था उसका कितना पानी रूट जोन में स्टोर हो पाया, वही हमारा क्या होता है, वाटर का एप्लीकेशन एफिशिएंसी होता है। लेकिन वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपका कितने एक्सटेंट के अंदर जो इरिगेशन सिस्टम है वो आपका कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर पाया, पूरे फील्ड में वो पानी दे पाया या नहीं दे पाया। कहीं ऐसा तो नहीं है फील्ड के एक पार्ट को पानी ज्यादा मिल गया हो, एक पार्ट को पानी कम मिल गया हो, तो इसीलिए उसको जो डिनोट करता है वो हमारा कौन करता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। और वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी का मतलब होता है कि पानी आपका सोर्स से जो डिलीवर हुआ था वो डिलीवर होने के बाद पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मान के चलिए एक कैनाल है और ये आपका यहां पर क्या है, फील्ड है, इस फील्ड तक पानी आने में यहां पर पानी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये आपका टोटल पानी यहां तक कितना पहुंचा जो यहां से चला था, तो वो हमारा क्या होता है, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी होता है। तो घबराना नहीं है, जब भी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है एक बार जरूर देखिए कि क्या पूछा जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, वहां पर आंसर करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है ब्राउन मैन्योरिंग इज जनरली रिकमेंडेड इन विच क्रॉप। ब्राउन मैन्योरिंग जो होती है वो राइस क्रॉप में हमने क्या किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है। आप लोग जानते हो अच्छे से कि इसका मतलब क्या होता है। एक्चुअल में हमारे फील्ड के अंदर हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप को जब लगा देते हैं तो ग्रीन मैन्योर नॉर्मली जो होता है वो फील्ड के अंदर आप लोग वैसे ही हार्वेस्ट कर लेते हो, कितने दिन में, 45 डेज में, है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ग्रीन मैन्योरिंग अगर किया जा रहा है तो कितने दिनों में उसे फील्ड में मिक्स कर दिया जाएगा, 45 डेज में। लेकिन जब ब्राउन मैन्योरिंग किया जाता है तो हम राइस को ट्रांसप्लांट करते हैं और उधर से ग्रीन मैन्योर क्रॉप को ग्रो करवाते हैं। दोनों को एक सिंगल टाइम में सेम टाइम पर ग्रो करवाया जाएगा। ग्रीन मैन्योर में हम ट्रांसप्लांटिंग से पहले ग्रो करवाते प्लांट को और उसको मिक्स कर देते हैं ट्रांसप्लांटिंग से पहले। लेकिन ब्राउन मैन्योरिंग में दोनों को आप ट्रांसप्लांट भी साथ में करोगे राइस को और साथ में ही ब्राउन मैन्योरिंग ग्रीन मैन्योर का जो सीड है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। फिर क्या होगा, फील्ड के अंदर दोनों एक साथ ग्रो कर जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 30 to 45 डेज में क्या हो जाएगा, आपका फील्ड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ लग जाता है इसके अंदर। 1 मंथ के अंदर आपका जो यहां पर ग्रीन मैन्योर है वो जल्दी ग्रो कर जाएगा और जैसे ही वो ग्रो करेगा हम 2,4-D का एप्लीकेशन कर देंगे जो कि एक हर्बिसाइड है। उसका एप्लीकेशन करने से ग्रीन मैन्योर क्रॉप जो होगी वो आपकी ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगी 3 से 4 दिन में। और जैसे ही वो ब्राउन होगी उसके बाद वो सोइल के अंदर या तो आप लोग मिक्स कर सकते हो और या फिर आपका जो बुशनिंग प्रैक्टिस होती है ना, खासकर जिस एरिया में सीड को आपका ब्रॉडकास्ट किया जाता है, या तो वहां पर किया जाता है ये काम,
वहां पर आप लोग ब्राउन मैन्योरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, जब आप लोग बुशरिंग प्रैक्टिस करोगे तो वो आपका प्लांट क्या हो जाएगा, उसमें मिक्स हो जाएगा। अदरवाइज वहां पर कुछ करने की नीड नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक आपकी सोइल में क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा, और उससे हमारा फायदा मिलेगा किसको, राइस की क्रॉप को, और हमें अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% आपका जो नाइट्रोजन होगा वो एप्लीकेशन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और इसीलिए हम इसको यहां पर नाम भी देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नोकिंग डाउन इफेक्ट। अगर कोई पूछ ले कि आपके सिस्बेनिया प्लांट को किल करना राइस प्लांट के अंदर, तो वो हमारा क्या कहलाता है, नोकिंग डाउन इफेक्ट कहलाता है। समझ में आया, क्या बोलते हैं इसको, नोकिंग डाउन इफेक्ट। और पूछ भी सकते हैं नोकिंग डाउन इफेक्ट जो है वो किस क्रॉप में देखने को मिलता है, तो आपका किस क्रॉप को देखने को मिलता है, राइस के अंदर। नोकिंग डाउन इफेक्ट किसका दूसरा नाम है, तो ब्राउन मैन्योरिंग का ये क्या है, आपका दूसरा नाम है। तो इस बात को आप लोग यहां पर क्या रखोगे, याद रखोगे। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट है आपका पैरासिटिक वीड ओरोबंकी इज। देखो CLOS, ये हमारा क्या होता है, टोटल स्टेम होता है। ये हमारा टोटल सॉरी क्या होता है, सेमी स्टेम होता है। ये हमारा टोटल क्या होता है, रूट होता है। और ये हमारा क्या होता है, सेमी रूट होता है। तो ये हमारा क्या है, ओरोबंकी, यानी कि ये टोटल रूट आपका आएगा। अच्छा, सेमी रूट आ गया, क्या नो इश्यू, ये आपका आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ तोड़ दिया, है ना। कई बच्चे तो एकदम से लग जाते हैं, अरे सर ये क्या हो गया, यार गलती है ना, पेपर मैं बना रहा हूँ, ये गलती मेरे से हुई है, मैं आपके पैरों में पड़कर क्षमा मांगता हूँ, है ना, भयंकर क्षमा मांगता हूँ, है ना, गलती हो गई। ठीक है, तो समझ लिया करो इन बातों को, हो जाती है, इंसान है हम। ठीक है, चलिए, होस्ट प्लांट एंड ओरिजिन ऑफ पैरासिटिक वीड। देखो इनके बारे में थोड़ी सी बातें निकाल के लेके आए हूं ताकि आपको यहाँ पर हेल्प मिल सके, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो उस समय आप लोग उनका आंसर कर सको। तो स्ट्रीगा क्या है, एक विच वीड है, और इसका ओरिजिन जो है वो क्या है, अफ्रीका है, और मेनली ये किन क्रॉप्स में अटैक करता है, ये आपके सामने है। उसी प्रकार से ओरोबंकी आपका मेडिटेरियन रीजन में क्या करता है, इसका ओरिजिन है। और अगर हम बात करें इसकी, तो ये मेनली इंडियन क्रॉप्स में अटैक करता है। स्ट्रीगा के लिए ट्रैप क्रॉप कौन कौन सी है, कॉटन और सोयाबीन। तो याद रखना, ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उस समय आप लोग क्या कर सको, आंसर कर सको। समझ में आ गया। A highly beneficial and essential element for rice along with other macro and micronutrient is। कौन सा आपका यहाँ पर हाईली बेनिफिशियल एलिमेंट है जो कि राइस के अंदर इंपॉर्टेंट है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट के साथ। देखो बेनिफिशियल एलिमेंट में 4 आते हैं, कौन कौन से आते हैं, सोडियम, सिलिकॉन, वेनेडियम एंड कोबाल्ट, है ना। तो उनमें से अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका सिलिकॉन राइस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि सिलिकॉन क्या करता है, उसके अंदर जो स्टिफनेस होती है राइस के अंदर उसको प्रोवाइड करवाता है। डिजीज रेजिस्टेंस आपकी यहां पर पावर प्रोवाइड करवाता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस पावर प्रोवाइड करवाता है। और सिलिकॉन जो है वो राइस, मेज और सुगरकेन तीनों क्रॉप में मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो तीनों क्रॉप को आप लोग लिख सकते हो, कौन कौन सी, यहां पर राइस को, सुगरकेन को, और आपका तीसरा क्रॉप का नाम है यहां पर मेज को। ये तीनों लिखना बहुत जरूरी है। अब देखो डियर, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। यहां पर देखो, ये सारा का सारा जो आंसर है ना, ये अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें, है ना, ये चीज है, या फिर आपका यहां पर अगर देखा जाए तो ये है, ये दिया था आपको। ठीक है, ये आपको जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन में मैंने सॉल्यूशन की फॉर्म में दे दिया है। फिर भी आप लोगों में से इसको आधे बच्चों ने भी नहीं पढ़ा अभी तक, ये रियलिटी है। और ना ही आप लोग पढ़ने वाले थे जब तक आप लोगों का पेपर नहीं हो जाता, और उसके बाद में आपको लाइव आके बोलता कि पेपर में उस दिन डिस्क्रिप्शन दिया था, फिर आप निकाल के देखते एक बार कि यार दिया था नहीं दिया था। पहले तो सर को झूठा बोलता हूं मैं, है ना, दिया तो थे ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है ना, हमने इतनी मेहनत की नहीं है ना। आधे बच्चों ने तो क्वेश्चन भी नहीं देखे होंगे, कौन सा गलत हुआ है कौन सा सही हुआ है, बस हो गया टेस्ट, है ना। क्यों, क्योंकि आप एहसान कर रहे हो ना मेरे ऊपर। समझ में आ रहा है, आप मेरे ऊपर क्या कर रहे हो, एक एहसान कर रहे हो, जिसकी वजह से मैं शायद यहां पर कुछ ग्रो कर जाऊंगा ना। लेकिन इतना एहसान मत करो, अगर पेपर नहीं देना है तो मत दीजिए, डिस्कशन में नहीं आना है तो मत आइए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। वो है क्या यहां पर गौरव, वो भी नहीं है। अरे वो कहाँ गया मिश्रा, गौतम मिश्रा, वो 2 दिन आता है गप्पी का बाप। हाँ तो और क्या बोलूं उसको मैं, आएगा 2-3 मिनट, अरे सर
ऐसे कर देंगे, क्या कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो वही बात है, टाइम पर कोई भी चीज़ करनी बहुत ज़रूरी होती है और आप लोग नहीं करते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए यार, मेहनत करो, सच में कुछ मिल जाएगा। नहीं तो फिर देखो, ग्रीन गोल्ड किसको बोलते हैं, अभी तो बताया था, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पार्थेनियम यूजिंग ए मैक्सिकन बीटल। कौन सी बीटल होती है ये तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन हो चुका है। उडाबाटा डिजीज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। हाँ भाई, ये किस क्रॉप के साथ एसोसिएटेड है, आपका राइस के साथ। तो राइस में ये जो आपका डिजीज होता है बोलेंशिया और राइजे की वजह से होता है। सिम्टम इसके मैंने बता दिए, व्हाइट माइसीलियल मैट टाइज पेनिकल जो होंगे, आपका क्या है, पेनिकल जो है वो क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। उसी के साथ पेनिकल जो है वो सिंगल फॉर्म में इमर्ज होंगे और बिल्कुल सिलेंड्रिकल, और एक प्रकार से कह सकते हो कि एकदम से अगरबत्ती की शेप में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगरबत्ती और उदाबाता एक ही चीज होती है, मतलब इसी को बोला जाता होगा साउथ इंडिया में कहीं पर, है ना। और कंट्रोल इसका जो है कैप्टन और थीरम से कर सकते हैं, या फिर आपका 50 से 54 डिग्री सेल्सियस, है ना, 540 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये रहम कर लेना थोड़ा सा आप लोग, है ना। तो 50 to 54 डिग्री सेल्सियस, और कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इसके सीड को हम क्या करते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट देते हैं। नेक्स्ट है ऑयल कंटेंट इन सोयाबीन सीड। जो आपका सोयाबीन का सीड है उसके अंदर ऑयल कंटेंट कितना है। तो देखो आप लोगों को पता है अप्रोक्सीमेटली इसमें क्या होता है, 20 से 22% आपका यहाँ पर आपका ऑयल कंटेंट होता है। और प्रोटीन कंटेंट कितना होता है इसमें, 40 to 45% अप्रोक्सीमेटली इतना होता है कि नहीं होता, रेंज में अगर हम बात करें तो, है ना। तो इसमें याद रखना टोटल आपकी 9 क्या होती हैं, ऑयल सीड क्रॉप होती हैं, उनमें से 7 ऑडिबल है और 2 आपकी क्या है, नॉन एडिबल है। 7 एडिबल के नाम ये रहे, 2 नॉन एडिबल के नाम ये रहे। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप, तो उस समय आपको आंसर पता होना चाहिए। और आगे है मेजर ऑयल सीड क्रॉप, ग्राउंडनट सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर प्रोडक्शन, उसके बाद सोयाबीन का है, उसके बाद रेपसीड या फिर मस्टर्ड का है। ठीक है, उसके बाद यहां पर है कल्टीवेशन ऑफ मस्टर्ड इज बिटवीन अक्टूबर नवंबर एंड फरवरी मार्च, यानी कि अक्टूबर नवंबर में इसकी सोइंग करते हैं और फरवरी मार्च में इसको हम क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। गुजरात जो है वो डोमिनेंट प्रोड्यूसर है, किसके लिए, गुजरात और ग्राउंडनट के लिए। और ग्राउंडनट की सोइंग जो होती है वो कब होती है, जून जुलाई में। यानी कि ग्राउंडनट आपकी क्या है, खरीफ क्रॉप है, और आपकी जो मस्टर्ड है वो कैसी क्रॉप है, एक रबी क्रॉप है। तो दोनों को आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार के कोई भी, देखो जब भी हम निकाल रहे हैं ना, जब भी पढ़ रहे हैं, तो मैं यहां पर ये क्यों लेके आता हूं, इसका मतलब है बताने का कि आप लोग जब पढ़ते हो ना, कोई क्वेश्चन को पढ़ते हो, तो उस समय आपके माइंड में क्या क्या आना चाहिए, ये चीज बहुत जरूरी है। केवल एक चीज नहीं पता होनी चाहिए, आपके माइंड में क्या क्या आ सकता है, ये चीजें बहुत जरूरी है। अपनी माइंड की ब्रॉडनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करो। अगर ये चीज आपकी इंक्रीज हो गई ना, तो डेफिनेटली आपका ना तो आंसर कभी गलत होगा और ना ही कभी आपको कोई दिक्कतें आएगी। अगर गलत भी हुआ ना, तो वो तभी गलत होगा जब बहुत ज्यादा मिस हैपनिंग होगी। इससे नहीं कि हर एक क्वेश्चन में आप लोग आंसर गलत करोगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। पढ़ो, मेहनत करो, और क्वेश्चंस रिपीट होकर आते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, क्वेश्चन का कोई नहीं पता कि क्वेश्चन कौन सा रिपीट होकर आ जाए। और दूसरी बात, क्वेश्चन जब भी पढ़ रहे हो तो इनकी एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़ो। एक्सप्लेनेशन से कई बार आपके क्वेश्चंस देखे गए हैं, समझ में आ गया, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आपके देखे गए हैं, है? हाँ, जो आपका अगर हम बात करें तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर आपके ऑयल सीड कहां है, ऑयल सीड का नहीं है क्या? हाँ तो बोलना कहाँ है। हाँ तो जब तूने एक पूछ लिया तो फिर दूसरा मैं पूछ लेता हूं। तो आपका ऑयल सीड के लिए अगर हम बात करें तो मेन सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर जो है वो आपका भरतपुर की अगर हम बात कर लेंगे, और जब ग्राउंडनट की बात करोगे तो जूनागढ़ आ जाएगा। और क्या है ऑयल सीड के लिए, कुछ याद रखो, जैसे नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड, ऐसा तो ये भी आ जाएगा। नेशनल मिशन 2 आए थे, कभी 1 आया था, फिर 3 आया था, 3 आपके आ चुके हैं ना। पहला जो आया था वो ऑयल सीड के लिए था, दूसरा जो था वो ऑयल पाम के लिए था। पता है? अब नहीं पता, कौन पढ़ेगा? पड़ोसियों को बुला लो पढ़ने के लिए, शायद वो पढ़ लेंगे आपकी जगह पर। ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में इसी प्रकार से। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किसमें सबसे ज्यादा होता है? सनफ्लावर में ही होता है। पता नहीं कौन सा गधा था एक, वो पूछ रहा था। अब यहां पर नहीं आएगा वो, यहां पर डिस्कशन में नहीं आना, वहां पर ग्रुप्स में लगे हुए हैं मजे लेने के लिए। क्यों? क्योंकि मजे लेने के लिए टाइम है उनके पास। उनसे कभी भी पूछ लो, सर लेक्चर चल रहे हैं क्या?
फोन करेंगे, सर लेक्चर चल रहे हैं, आज का लेक्चर लगा लूं मैं। अरे मैंने कौन सा तेरे को रोक रखा है वहां पे, ये तो बता दो। सर आज का लेक्चर लगा लूं मैं। यार हद करते हो, तुम फोन कर रहे हो एक छोटी सी बात के लिए। तुम खुद तो मतलब एक चीज समझो ना, तुम लोग ठीक है अपना हो यार, तुम्हारे लोगों के पास मैं अकेला ही हूं जिसके साथ तुम बात कर सकते हो, मेरे पास तुम लोग पता नहीं कितने हो, ठीक है। और कई तो ऐसी ऐसी महान आत्माएं हैं जो YouTube पे सेशन देख के बोलती हैं, सर आपका क्या लग जाएगा अगर आप चार्ट शेयर कर दोगे तो, आपका कुछ घिस रहा है। हमारे ऊपर ही एहसान, हम ही मतलब वहां पे हमें मैसेज किए जा रहे हैं, सर आपका क्या लग जाएगा, आप लोग हमें एक काम करिए ना, आपका जो करंट अफेयर की बुक है वो दे दीजिए। ले बताओ, मतलब एक एहसान किया जा रहा है कि सर आप लोग दे दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका घिस जाएगा आपका कुछ। समझ में आ रहा है? उन्हें पेड कोर्स चाहिए कहीं और से, हमसे चाहिए क्या, फ्री वाला। तो ये चीज है, जब कोई मेहनत करता है ना इंसान, उसके पास हमेशा एक बार यही होता है कि आप फ्री में लेने जाओ, क्योंकि आपको जब कोई पर्सनली कुछ देकर जाता है ना कि ये चीज इस प्रकार से की जाती है, तब हमारा एक इंटेंशन रहता है कि इस इंसान से तो छीन लो जितना हो सकता है। मैं एक बार जो है देख रहा था, एक कहीं मीम बना हुआ था और वो मुझे रियलिटी भी कहीं ना कहीं फेस हुई। उसके अंदर क्या हुआ था कि एक लड़की खड़ी थी, वो बिल्कुल अपना क्या कहते हैं ना, कपड़े उसने उतारे हुए थे जस्ट बिल्कुल लेके ना, और उस फॉर्म के अंदर, और लोग जो हैं वहां पर बिल्कुल भीड़ लग गई हर हालत में, ठीक है, केवल देखने के लिए। और उधर से एक लड़का है, वो बिल्कुल खड़ा हुआ है, उसको लोगों ने बिल्कुल बुरा भला बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब दोनों में आपको सिमिलरिटी समझ में नहीं आ रही होगी, शायद मुझे आ रही है यहां पर। मतलब हमारी सोच किस हद तक गिर चुकी है ये हम लोग सोच चुके हैं, है ना। तो देखो, मुझे आपसे कोई सांत्वना नहीं है, मुझे आपसे कोई हमदर्दी नहीं है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ये फंडा क्लियर है। दूसरी बात, मेहनत करोगे तो कहीं आगे बढ़ जाओगे, अपनी जिंदगी में ये मेहनत काम आएगी। और दूसरी बात आपको बता दूं कि बेरोजगारी का जो स्तर है वो इस लेवल पर बढ़ने वाला है आगे आने वाले सालों में कि आप सोच नहीं सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि जॉब आएंगी, ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आगे आने वाले टाइम में प्राइवेट सेक्टर की जॉब ज्यादा बढ़ने वाली है, प्राइवेट सेक्टर आपका डोमिनेंट होने वाला है, गवर्नमेंट सेक्टर डोमिनेंट नहीं रहे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द, अगर आप लोग बात करोगे तो गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी यहां पर चीजें हैं वो सारी बिक चुकी हैं, केवल प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो रहा है। और प्राइवेट सेक्टर में भी वही लोग टिकेंगे जो आपका अच्छा खासा भी कमाई कर रहे हैं, जो नॉर्मल हैं उनको आपका कहीं ना कहीं जॉब पे ही जाना पड़ेगा, और वो भी प्राइवेट। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं आप जाना चाहते हो, डर नहीं है ये आप लोगों के लिए, अभी भी एक आपकी चेतावनी है, एक वार्निंग है कि अभी से मेहनत स्टार्ट करो। ये मत देखो कि दिन है, ये मत देखो कि रात है, ये मत देखो कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इस चीज को कोई नहीं जानता है। लेकिन जब तक हो एफर्ट लगाओ और गवर्नमेंट जॉब ले जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब अगर एक बार मिल गई तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जरूर है। एक सिक्योरिटी के नाम पर आपके पास एक थप्पा जरूर है, क्योंकि आने वाला टाइम ये नहीं है कि आप लोग बिना मेहनत किए कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बुरी हालात होगी, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जब तक आप लोग समझोगे नहीं तब तक, ठीक है। चलिए, ये वेराइटीज के बारे में बोला गया है कि किस टाइप की वेराइटी है आपकी मेज की, तो आपकी ये किस टाइप की होती है, बेबी कॉर्न की वेराइटीज हैं दोनों की दोनों। उसके बाद है बायो पेस्टिसाइड, आपका नीला परवटा जो है वो किसके लिए यूज करते हो, तो आपका यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहाँ गया, ये ग्राम पॉडबोर के अगेंस्ट में आप लोग इसको यूज करते हो, है ना। उसी प्रकार से बायो पेस्टिसाइड का पूरा लिस्ट आपके पास अवेलेबल है, उसको पढ़ लेना अच्छे से, समझ में आ गया। नेक्स्ट है प्रोटीन कंटेंट इन बंगाल ग्राम, तो कितना होता है 21 अप्रोक्सीमेटली। अगर हम बात करें तो स्ट्रिगा एसिटिका इज ए रूट पेरासिटिक वीड ऑन किसके ऊपर है, तो ऊपर देखा होगा अगर आपने पढ़ा है तो लिस्ट इसकी, है ना, तो आंसर आराम से कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज लोवेस्ट हार्वेस्टिंग इंडेक्स, इनमें से लोवेस्ट हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसका होता है, तो अरहर के बारे में आप सब लोग जानते हो, है ना, और अरहर ऑप्शन के अंदर था, तो 90 अप्रोक्सीमेटली 19% होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, बताया हुआ है आपको। जो आपका यहाँ पर स्ट्रेट फर्टिलाइजर होता है उसका मतलब होता है कि एक सिंगल आपका जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटास, वो आपका केवल एक ही न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो आपके फर्टिलाइजर में, तो उसे हम बोलेंगे आपका स्ट्रेट फर्टिलाइजर। जब आपके दो आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट किसी भी फर्टिलाइजर में अवेलेबल है तो उसे हम क्या बोलते हैं,
कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोलते हैं, कंपाउंड फर्टिलाइजर बोलते हैं। और जब भी मिक्स फर्टिलाइजर की बात करोगे तो मिक्स फर्टिलाइजर, दो फर्टिलाइजर को जब आप फिजिकली मिक्स करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स फर्टिलाइजर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अल्केलाइन टॉलरेंट क्रॉप एग्जाम्पल। देखो एल्केलाइन टॉलरेंट की जब बात आएगी तो राइस भी आ सकता है, बार्ले भी आ सकता है, लेकिन बार्ले जो होता है वो सैलाइन सोइल में सबसे पहले आता है कहीं ना कहीं, अगर हम देखेंगे, है ना। ऐसी बात नहीं कि एल्कलाइन में नाम नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन राइस जो है ना वो आपका उस कंडीशन में क्या करता है, जब वाटर स्टेगनेंट कंडीशन होती है तो आपका सोल्ट जो होते हैं वो लीच डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके लिए हम वहां पर क्या करते हैं, इसको प्रेफरेबल मानते हैं। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। नेक्स्ट है एसआरआई मेथड, कितने दिनों में सीडलिंग जो है वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाती है, ये आपको पता है, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सीड रेट आपको पता है, सीड रेट्स है ना जितने भी क्रॉप्स के दिए गए हैं, अब तो आपके पास चार्ट भी है। ये वैरायटी आपकी किस क्रॉप की है तो आप लोग अच्छे से जानते हो, वीट की वैरायटी है। अभी प्रेजेंट टाइम में इसको बाहर कर दिया गया है क्योंकि ये रस्ट ससेप्टेबल हो चुकी है। ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट मस्टर्ड के लिए कितना है, 300 से 350 mm है। उसके बाद प्रोटीन कंटेंट आपके ग्राउंडनट में कितना है, तो अभी देखो ये आपके ग्राउंडनट की बात आ गई और उधर किसकी बात हो रही थी, सोयाबीन की। दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेटली अपोजिट होते हैं। मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, पोटैटो के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, पोटाश होता है। इंडियन ये क्या है, ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो कहाँ है, झांसी आपका है। उसके बाद है हर्बिसाइड कंटेन 80% एक्चुअल इंग्रेडिएंट, इफ इट्स रिकमेंडेड डोज इज 2 किलोग्राम एक्चुअल इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, हाउ मच ऑफ द कमर्शियल फॉर्मुलेशन ऑफ दिस हर्बिसाइड इज नीडेड। एक हर्बिसाइड है जिसके अंदर 80% क्या है आपका एक्चुअल इंग्रेडिएंट है। मान के चलिए जैसे मैं बोलता हूं यहां पर आपका क्या है, कोई भी आप हर्बिसाइड लेके आ रहे हो, उसमें कोई केमिकल है आपका, है ना। जैसे हर्बिसाइड छोड़िए, आपका इंसेक्टिसाइड का नाम लेता हूं मैं, डीडीटी, है ना। ये एक्चुअल में क्या है, केमिकल है। और जिसमें भी डीडीटी प्रेजेंट है वो केमिकल में क्या है, मान के चलिए 80% तो डीडीटी है और 20% क्या है उसके अंदर, इनर्ट मैटर है। आप लोगों को बताया था कि इनर्ट मैटर होता है हमारा, है ना, पेस्टिसाइड्स के अंदर। तो यहां पर क्या है कि आपका 2 किलोग्राम की एक्चुअल इंग्रेडिएंट, इसकी नीड कितनी है, 2 किलोग्राम की, यानी कि 1 किलोग्राम में इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 800 ग्राम। ठीक है, 800 और 800 कितना हुआ, 1600 ग्राम। यानी कि 2 किलोग्राम अगर आपका केमिकल होगा तो उसमें केवल 1600 ग्राम क्या होगा आपका, ये होगा। तो यहां पर 400 ग्राम की और नीड है, और 400 ग्राम की नीड को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आधा किलो ये और लेके आना पड़ेगा। तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली हमें कितना, 2.5 kg यहां पर क्या होगा, केमिकल का या कमर्शियल फॉर्मुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, अगर हम यहां पर 2 किलोग्राम एक्चुअल इंग्रेडिएंट को अप्लाई करना चाहते हो। ये आपका मैथमेटिक्स समझ लो या कुछ भी समझ लो, अगर आपको जो भी समझ में आता है। ठीक है, विच बासमती राइस वेराइटी हाईएस्ट शेयर इन फॉरेन मनी एक्सचेंज, तो आपका यहां पर पूछा जो 11-21 है, क्योंकि इंडिया के अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट आपकी बासमती राइस वेराइटी है, तो इसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर है अबॉर्शन ऑफ फ्लावर इज रिजल्ट ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ, यहां पर जब नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है तो ये क्या करता है, प्लांट को वेजिटेटिव ग्रोथ में प्रमोट करवाता है, और ये रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को क्या कर देता है, डिले कर देता है। और वैसे भी जब आपका फ्लावरिंग का टाइम है और उस समय अगर नाइट्रोजन का एक्सेस हो गया, इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ गई, तो ये आपका फ्लावर के अंदर एबोर्शन भी कर सकता है। मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका जो फ्लावर है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी पॉसिबल हो सकता है कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन ना हो पाए, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है मोस्ट हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब जानते हो, जो एनवायरमेंट से ह्यूमिडिटी को ज्यादा कैप्चर कर लेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। तो यहां पर अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट हाइग्रोस्कोपिक होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डायमीटर ऑफ कोरस सैंड, तो ये तो आप लोग जानते हो, टेक्सचर को ऑलरेडी करवाया हुआ है आप लोगों को यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट है मोस्ट ड्रोट टॉलरेंट खरीफ पल्सेस क्रॉप, ड्रोट टॉलरेंट खरीफ पल्सेस का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अरहर, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, मोटबीन और पी तो देखो रबी की क्रॉप है, खरीफ की नहीं है, पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, इनमें से अगर हम बात करेंगे तो मोटबीन जो है मोस्ट ड्रोट
टॉलरेंट होती है, ठीक है, और ये फ्रोस्ट सेंसिटिव भी होती है, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद है लीफ कलर चार्ट कैन बी इंपॉर्टेंट टूल इन, लीफ कलर चार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट टूल है किसके अंदर, प्रिसीजन फार्मिंग में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, ड्राईलैंड में, मिक्स्ड में या सस्टेनेबल में। तो ये हमारा किस में इंपॉर्टेंट है, आपका प्रिसीजन फार्मिंग का एक पार्ट है, आपको याद होगा एक दिन मैंने बताया था यहाँ पर आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आइडियल रेशियो ऑफ एनपीके क्या है आपका, 4-2-1। जब आप करंट अफेयर के नोट्स पढ़ोगे तो उसमें भी आपके फर्टिलाइजर के रेशियो के साथ यहाँ पर ये भी आपका दिया गया है, और करंट का रेशियो क्या है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा दूंगा अभी। नेक्स्ट है टर्म लग्जरी कंजप्शन इज एसोसिएटेड विद द न्यूट्रिशन ऑफ, लग्जरी कंजप्शन किसके साथ एसोसिएटेड है, तो पोटेशियम के साथ ये क्या है आपका एसोसिएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो द सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ यूरिया, यूरिया का करेक्ट फॉर्मूला क्या है आपका H2CN आपका CONH2। सूटेबल फर्टिलाइजर फॉर ग्राउंडनट क्रॉप, ग्राउंडनट क्रॉप में सल्फर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है ऑयल सीड क्रॉप में, तो सल्फर किसके अंदर है पहले तो ये देख लो, तो एक में ही सल्फर देखने को मिल रहा है, अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट है फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज नोन एज सिलिक्वा, है ना, इसमें भी आप लोगों को यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। आम्रपाली कल्टीवार ऑफ मैंगो इज हाइब्रिड ऑफ, आम्रपाली किसका क्रॉस है, तो क्रॉस आपका ये किस किसका होता है, आम्रपाली आपका दशहरी और नीलम का क्रॉस होता है। नेक्स्ट है ब्लेंचिंग इज नेसेसरी प्रोसेस इन मैंगो, मेज, कॉलीफ्लावर, फ्रेंच बीन और आपका पी, तो ब्लेंचिंग होती है किस में होती है, कॉलीफ्लावर में होती है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग स्टार्ट द ट्रैक्टर इंजन इज केप्ट इन, जब ट्रैक्टर इंजन को स्टार्ट करते हो तो उसको किस गियर में रखते हो, न्यूट्रल में, फर्स्ट में, तो आपका किस में होता है, न्यूट्रल गियर में, क्योंकि कोई भी गाड़ी होती है वो आपका जब भी स्टार्ट की जाती है किस गियर में होती है, आपकी न्यूट्रल में होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेली, तो गुआवा आपका क्या होता है, जेली प्रिपरेशन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका फ्रूट होता है। मेन सिम्टम ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज, देखो फुट एंड माउथ डिजीज यानी कि एनिमल हस्बेंड्री से कैसा क्वेश्चन आ सकता है ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो आपका संकन आई है, ब्लड डायरिया है, या फिर ब्लिस्टर इन माउथ एंड ऑन फिट, ब्लिस्टर्स यानी कि क्या होते हैं, छाले आपके पड़ जाते हैं, तो ये आपका किस में देखने को मिलता है, यहाँ पर आपके फुट एंड माउथ डिजीज में। लैक्टेशन पीरियड बफेलो में कितना होता है, 310 डेज, नहीं 270 310 में आप एक बार देखिए, ये आई थिंक सो आपको पीपीटी दी हुई है ना, उसके अंदर है, एक बार चेक करोगे, है पीपीटी में, क्या 370 270 है, एक बार चेक कर लें, कोई बात नहीं है, इसमें मैं आपको ना कोई बात नहीं, इसमें मैंने बोल दिया, ये एक बार मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगा, ठीक है, हो गया। अगला है साइटोप्लाज्मिक मेल स्ट्रेटजीज यूटिलाइज्ड इन, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स इज ए सीरियस डिजीज ऑफ कैटल, इसमें तो ये कौन सा है, वायरस डिजीज है ना, एंथ्रेक्स, एक बार फिर सोच लो। और रानीखेत, और पोल्ट्री के अंदर रानीखेत जो है वो क्या हो चुका है, इरेडिकेट किया जा चुका है इंडिया के अंदर। वर्ल्ड फूड डे, सिट्रस कैंकर, ओरिजिन ऑफ मेरिनो ब्रीड, बस आज तो पेपर बहुत आसान था तुम्हारा। क्या चेजमोगेमी, जब फ्लावर आपका ओपन होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन उसको हम बोलते हैं चेजमोगेमी।